तो अगली जो चीज उसमें बची है अपने पास फैमिली ऑफ सर्कल्स के बाद, वो क्या बची? इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। क्या इंटरसेक्शन ऑफ लास्ट है, घबराने का नहीं। ठीक है, तो अगली जो चीज है अपने पास वो है इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, थोड़ा इमेजिन कर। हो सकता है कि दो सर्कल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, दोनों बराबर कुछ दूरी पे बैठा हो, या हो सकता है दोनों एक दूसरे को टच कर रहा हो, क्या कर रहा हो, या हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बैठा हो टच करते हुए, या हो सकता है पूरे बड़े वाले सर्कल के अंदर कहीं छोटा सा सर्कल अंदर बैठा है, टच नहीं कर रहा। चार सिचुएशन समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहला ले रहे हैं जिसमें हमारा जो दोनों सर्कल है वो दोनों कुछ दूरी पे अलग अलग बैठा है। हम यहां से पढ़ने क्या वाले हैं, हम आपको बता दें, यहां से हम पढ़ने वाले हैं कॉमन टेंजेंट। क्या कॉमन टेंजेंट दो तरीके के होंगे, एक होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसको डीसीटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसको आईसीटी या टीसीटी बोला जाता है, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हम डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाले, तो हम सीधे फिगर से बताएंगे, समझना कि मान ले हमारे पास दो सर्कल है, ऐसा एक ऐसा बड़ा ही बना है, ठीक है, और एक छोटा सा सर्कल यहां है जो इससे कुछ दूरी पर है, ऐसा कुछ। क्लियर है? अब यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर यहां मान ले सेंटर 1 है आपका C1 है, और ये आपका सेंटर क्या है बच्चे 2C2 जिसको बोल रहे हो आप इसको थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करें। ठीक, मान लो इस C1 का रेडियस R1 है, मतलब इस सर्कल का रेडियस क्या है R1, इसका क्या है R2। यानी एक पहली बात तो यहां समझेगा, ये जो चीज है अपने पास C1 C2 मॉड C1 C2, आप इस बीच को डिस्टेंस ये हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, R1 प्लस R2। पहला कंडीशन ये आया, ये दूरी पार, ये दूरी जो है वो R1 ये वाला और R2 ये वाला, इससे क्या होना चाहिए बड़ा, क्योंकि अगर बराबर होगा तो ये टच करेगा, क्या करेगा, जो हम अगले केस पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सा फिगर बना, यहां से एक टेंजेंट लेके जा, ऐसे पहले इनडायरेक्ट वाला आप बना लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा ऐसा एक लाइन ले रहे हैं मान लीजिए जो इसको ऐसे टच करके निकल जाए, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन है ऐसा, ठीक है, ठीक, पहला लाइन ऐसा। दूसरा लाइन आप मान ले कि यहां से उठा लिया, यहां से ऐसे इसी पॉइंट पे टच करके ऐसे, यानी ये आपका दूसरा लाइन है जो इसको टच कर रहा है, मतलब क्या है टेंजेंट, क्या कर रहा है। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई लाइन है ऐसा जो बिल्कुल इसको ऊपर से ही टच करके ऐसे निकल रहा, समझ पा रहे ऐसा, या फिर नीचे से कुछ ऐसा, यहां से कोई लाइन है ऐसा जो टच करके ऐसे इधर गया, और इधर भी इसको थोड़ा सा और लेके जाए, इधर इधर ऐसे, ऐसे टच करके। अब ये बाहर जाके कहीं इधर इंटरसेक्ट कर रहा हो, हाय मान लो कोई दिक्कत है। अब ये कोई पॉइंट डी है मान लें, जो इसको हम आगे बढ़ाएं, डी ऐसे जाके आपका इंटरसेक्ट करेगा, और एक कोई पॉइंट हमने टी मान लिया, क्या मान लिया, एक फिगर थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो ऊपर ऊपर से टच करके निकला है ना, ये जो दो आपके पास दिख रहा है, ये दोनों लाइन, इसको हम बोलते हैं बच्चे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हम डीसीटी के नाम से जाने, बात समझ में आ रहा है। और जो इधर से आया है ऐसा समझना थोड़ा सा, एक लाइन, और इधर को टच किया है, मतलब एक सर्कल के ऊपर और एक सर्कल के नीचे, और एक सर्कल के ऊपर और एक सर्कल के नीचे। तो ये जो दो टेंजेंट आपको दिख रहा है, ये वाला इधर की तरफ जाएगा सीधे ऐसे, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चे, दो, ये दो आपका जो दिख रहा है, हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये आपका मान लीजिए ये दो जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, या इसी को हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में जब C1 C2 जो है वो बड़ा है R1 प्लस R2 से, तो हमारे पास चार कॉमन टेंजेंट है, कितने, हाँ, तो पहली बात तो ये देख लें कि 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है यहाँ पे। 4 कॉमन टेंजेंट में हमारे पास
दो जो है वो डीसीपी है और दो जो है वो टीसीपी है। बात समझ में आ रही? रही बात की इनके इक्वेशन, पहली बात तो ये यहां से नहीं पूछता, जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो टच वाले से पूछता है क्योंकि वहां उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन फिर भी अब इसमें कुछ चीजें और हम आपको दिखाने जाए तो मान लो कि ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे टच कर रहा होगा, तो ए वाला हमारा डिस्टेंस क्या रहा होगा बच्चे, r1, कोई दिक्कत? और ये वाला यहां जो रहा होगा वो रहा होगा r2, आएगा, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा एक और बात बता, यहां भी तो टच हो रहा होगा, ए वाला जो लाइन है यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग ले लेते हैं, ए वाला यहां भी आपका r1 ही रहा होगा और ये जाके इधर भी टच किया होगा आपका यहाँ पे, ये भी आपका क्या रहा होगा, r2 ही रहा होगा, कोई दिक्कत है? कुछ नेमिंग कर ले, इस वाले पॉइंट को नाम दे दे आप m, इस वाले पॉइंट का कुछ नाम दे दो आप n, ठीक है? अच्छा ये आपने आपको क्या दे दिया, हाँ ऊपर वाले पॉइंट का नाम दे दे p और इधर का नाम दे दे q, ये आप दे दे p और ये क्या देगा बच्चे q, ठीक है? अब जो चीजें दिखा रहे हैं ध्यान से देखना थोड़ा सा कि अगर आप ट्रायंगल दो C1MT, कौन सा बच्चे, C1MT, कौन सा, थोड़ा ध्यान से देख, C1M और T, और यहां से लो C2NT, C2NT, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा, सोच ले, देख हम दिखा रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा और ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखा, क्यों सर, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये भी कितना है और ये वर्टिकली अपोजिट है, हाँ या ना बोल, ए करंट भी से दोनों क्या है, सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो तुम क्या यहां से बोल सकते हो कि C1M अपॉन C2N जो है वो R1 अपॉन R2 के बराबर, सोच ले, इसका इस्तेमाल करके हम T निकाल सकते हैं, यूजिंग दिस वी कैलकुलेट T, ये जो पॉइंट T है इससे हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इससे पॉइंट हमारा T क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब थोड़ा एक बड़े वाले ट्रायंगल में चलना जिधर हम लेके जाना चाहते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल मतलब यहां से हम ले रहे हैं C1PD, क्या ले रहे हैं, C1PD ले सकते हैं, तो देख इन ट्रायंगल C1PD सिमिलर टू C2QD, सोच ले आराम से सोच ले, कोई दिक्कत नहीं, C1PD और C2QD, देख A90 B90, और ये दोनों अगर आप देखोगे ध्यान से, या कोई लो एंगल कॉमन हो गया उठा ले, दो एंगल हो गए, सीधा सीधा बात है, तो यहां से जो तुम्हें रिलेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला C1P अपॉन C2Q जो है वो R1 अपॉन R2 के बराबर है, हाँ यार, तो यहां से हम निकाल सकते हैं D, यूजिंग दिस वी कैलकुलेट D, पॉइंट D यहां से निकल जाएगा, बात समझ में आ रहा है? लेकिन फिर से बात वही आई कि कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा यहाँ। अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट तो हमने पहले पढ़ रखा है, याद आ रहा है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद आ रहा है? अगर मान ले इस सर्कल का सेंटर कुछ हो g, f हो, माइनस g, क्या हो, तो हम पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको याद दिलाएं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे जो होता था वो होता था, अगर माइनस g, y प्लस f इज इक्वल टू mx प्लस g प्लस का r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, याद आ रहा है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आया वो, जहां r की वैल्यू रेडियस थी जो कि कितना था, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c लिखवाया था, जबकि इसका नॉर्मल जो छोटा वाला फॉर्म था वो था y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर बताया था। जब लाइन और सर्कल का क्या होता था, कंडीशन हम पढ़ते थे कि एक बार टच करेगा, एक बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार नो कट नो टच होगा, आया ना, इसी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अब ये हमने निकाल लिया, एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट क्या है, तो क्या पॉइंट T और पॉइंट D इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमें टेंजेंट ही तो निकाल रहा है, तो यहां लिख देगा पॉइंट T and D will satisfy this equation, so using this we calculate m, क्या निकालेंगे बच्चे, हाँ इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे m, और जैसे m निकालेंगे उस इक्वेशन को पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैलकुलेट m and then putting value of
and we get equation of common tangent, आगे भी बोल सकते हैं equation of common tangent। अच्छा ये मत सोचना है कि सर ये इतने सारे अननोन है, एक बात याद रखिए यहाँ G और F जो है अननोन, G F यहाँ सेंटर क्या है, तो आप सोचोगे कि सर किसका सेंटर लेंगे, किसी का भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों को टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है, और ये लाइन अगर दोनों को टच कर रहा है तो इसका स्लोप तो एक ही आने वाला है ना, ऐसा तो नहीं आएगा कि दो स्लोप आएगा, एक जो भी आएगा उसका एक अलग वाला दूसरा वाला आएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से जो बातें हमने सीखी वो सीखी कि अगर सर्कल आपस में टच नहीं कर रहा है तो कितने कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, 4, 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स जो भी आप बोले, क्लियर है। अच्छा एक बात थोड़ा सा, अच्छा इसको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि अगर टच करेगा तो क्या होगा, एक और रिलेशन यहां से आएगा जिसको हम वहां जरूरत पड़ता है, हम ज्यादा चीज पढ़ाएंगे नहीं, उतना ही पढ़ाएंगे जितना अपने को जरूरत है, ठीक है, नोट करेगा पहले फटाफट। दूसरे केस की तरफ चलते हैं। अब दूसरा केस क्या कहता है कि जैसा C1 C2 जो है वो बेसिकली आपका बराबर हो जाए कितने के, R1 प्लस R2, सेकंड केस अगर बात करें, यानी अगर इसके हम फिगर बनाने की कोशिश करें, अब छोटा छोटा बना लेते हैं कि ऐसा है आपके पास, मान लीजिए C1 मतलब सर्कल मान है, और दूसरा आपके पास मान लीजिए ऐसा है सर्कल, ठीक, ये आपका मान लीजिए क्या है बच्चे C1 और ये आपका मान लीजिए कितना है सर्कल, ये आपके पास ऐसा है। तो यहां से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ रहा है जो दोनों को टच कर रहा है आया, और यहां से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था आपके जो दोनों को टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे आपके पास जा रहा है, यहां मिल किसी पॉइंट पे, ये आपके पास ऐसा है, और यहां एक सीधी लाइन है जो इस दोनों को टच करके निकल रही है, ऐसे सीधी बात समझ में। तो ये दोनों जो है आपका क्या कहलाएगा बच्चे, डीसीडी, और ये आपका कहलाएगा टीसीडी। बेसिकली इस केस में कोइंसिडेंट हो गया, क्या हो गया, दो जो आपका टीसीडी बनना तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। तो यहाँ टीसीडी जो होता है कोइंसिडेंट होता है, ये बात समझ में। ये मान लो C1 और C2 का, तो ये वाला डिस्टेंस R1 का होगा और ये क्या रहा होगा, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसको हम ज्वाइन कर ले थोड़ी देर के लिए ऐसा, तो एक सुंदर सा ऐसा फिगर दिख रहा है, और इसको आगे अगर लेके चले जाएं ज्वाइन कर लें तो फिर से वही सिमिलरिटी वाली कंडीशन है। तो अगर इसका आप नेमिंग करना चाहें कुछ तो आपकी इच्छा है, मान लीजिए ये पॉइंट T है आपके पास, ये पॉइंट क्या है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहां दिख रहा है कि जो C1T और अपॉन C2T है, थोड़ा ध्यान से देखना, ओ R1 अपॉन R2, सोच तो, C1T मतलब दिस एंड C2T मतलब दिस, R1 अपॉन क्या है, R2 है, हाँ सिंपल सी बात है। यानी बेसिकली T पॉइंट जो है वो C1 C2 को R1:R2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इस वाले केस पे 3 स्टार में, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बात समझ में आ रही है, ज्यादातर क्वेश्चन यही से पूछा जाता है क्योंकि ये आसान बनता है और इसकी इक्वेशन कॉमन टेंजेंट को निकालना भी काफी क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। C1 C2 अपॉन C1 T अपॉन C2 T इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, R1 R2, यानी यहां T जो है T डिवाइड्स C1 एंड C2 इंटरनली, कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इनटू R1 इज टू, तो क्या तुम T का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अगर मान लो ये सर्कल S1 इक्वल टू 0 है और ये सर्कल आपका S2 इक्वल टू 0 है, जिसका सेंटर आप मान लो x1, y1, x1 कितना है और इसका सेंटर आप x2, क्या ले लोगे, y2। तो ये इक्वेशन आपको पता है, S1 का जो इक्वेशन आने वाला है वो x² + y², या डायरेक्ट लिख देते हैं हम ऐसे, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² है ना, r1², कितना, तो ये आने वाला है x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ऐसा कुछ रहा होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो T की कोऑर्डिनेट जो आने वाली है वो हम सीधे सीधे लिखें, तो T का कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां आने वाला है r1x2 प्लस का r2x1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, कॉमा r1y2 प्लस का r2y1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। क्या इस्तेमाल किया हमने, सेक्शन फंक्शन, क्या इस्तेमाल किया, क्योंकि इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो हमने सेक्शन, जैसे T का हमारा निकला, अगर हमसे हम इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछते हैं
क्या पूछते बच्चे, इक्वेशन ऑफ। तो हमने देखा है पहले भी कि इस तरीके के सिचुएशन में कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है, और पिछली क्लास अगर आपको याद हो तो कॉमन टेंजेंट का हमने एक तरीका बताया था s1 - s2 = तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट अगर हमसे पूछेगा तो यहां हम बोल देंगे s1 - s2 = कितना 0। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर देंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का। क्लियर? ये आपका कौन सा केस हो गया, दूसरा। कौन सा? अब हम चलते हैं थोड़ा तीसरे की तरफ, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो सीधे सीधे पढ़ा हमारे पास है क्या बेसिकली। तीसरे केस की तरफ अगर चले कि C1 C2 जो है, थोड़ा और इधर लेके जाएगा कि R1 + R2 जो है, जो पूरा आपका बड़ा है R1 + R2, उससे बड़ा होना चाहिए, पहले माइनस लिख देते हैं। R1 - R2 से आपका बड़ा होना चाहिए C1 C2, और R1 + R2 से क्या होना चाहिए बच्चे, छोटा। R1 - R2 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और R1 + R2 से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी कि ऐसा लिखेगा, एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा। समझ रहा है? तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, C1, और यहां पे क्या आ जाएगा, C2। तो यहां से ये C1 C2 जो तुम्हें दिखेगा वो R1 - R2 से बड़ा दिखेगा, और R1 + R2 से क्या दिखेगा, छोटा। क्योंकि देखना, ये है R1 और ये है R2, उससे क्या है, छोटा है। तो इस केस का कहानी क्या है कि सर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। हाँ यार, लेकिन थोड़ा मुझे बता कि क्या इस केस में तुम्हें TCT दिख रहा है क्या? नहीं, इस केस में TCT मतलब इस केस में केवल तुम्हें क्या दिखेगा, DCT। क्या दिखेगा, 2 DCT एंड नो रियल TCT, मतलब इमेजिनरी ट्रांसवर्स होगा यहाँ पे, इमेजिनरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे कोई रियल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्योंकि देखना कहां ड्रॉ करेगा, ड्रॉ कर सकता है क्या, नहीं, संभव नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ से अब क्या दिखेगा आपको कि यहाँ से भी अगर ध्यान से देखोगे तो अब जो है ये D पॉइंट जो है वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसा कर रहा होगा, एक्सटर्नली। अब हम पूरा नहीं लेके जा रहे, फिर से वही सिमिलरिटी लगाएंगे R1 R2, समझ रहा है? तो यहां जो आने वाला है वो C1D/C2D जो है वो आपका R1/R2 आने वाला है। यानी D पॉइंट जो है, D डिवाइड्स C1 एंड C2 एक्सटर्नल। कैसा डिवाइड करेगा बच्चे, एक्सटर्नली इनटू R1:R2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? दूसरे केस में हम इसमें क्वेश्चन करा दें सारे, अभी ऐसा नहीं केवल थ्योरी क्वेश्चन कराएंगे, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका कौन सा केस हो गया बच्चे, थर्ड वाला। फोर्थ और फिफ्थ फटाफट नोट करेंगे इसको, फिर फोर्थ और फिफ्थ बताता है। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं, जो फिर से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2-3 केस ही वैसे सारे टाइम क्वेश्चंस करा देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा जो है वो इंटरनली टेस्ट और एक्सटर्नली टेस्ट वाला। ठीक है, तो आपके पास केस 4 जो है उसकी चर्चा हम करेंगे कि मान लीजिए इस केस में हमारा जो C1 C2 है वो बराबर हो जाए R1 - R2। किसके बराबर हो जाए, मॉड लगाए, क्योंकि R1 - R2 भी हो सकता है, R2 - R1। यानी फिगर की अगर बात करें तो कुछ ऐसा फिगर समझ लो, पहला सर्कल, और यहीं पे हमारा दूसरा सर्कल ऐसे टच कर रहा है, मान ले ऐसा। तो ए वाला सेंटर आपके पास कितना है बच्चे, C1, और ए वाला सेंटर क्या है आपके पास, C2। ऐसा कुछ एक लाइन क्या है, ए वाला पॉइंट आप मान लीजिए P। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, जो कॉमन टेंजेंट एक ही हो रहा है। मुझे कोई बताएगा कि DCT है या ICT? हाँ, DCT है या TCT है, कोई बताए? DCT है, क्योंकि TCT तो पिछले केस में खत्म हो चुका है, दोनों एक ही साइड है सर्कल, दोनों। TCT पहचानने का एक, अगर मान लीजिए सर्कल इधर था तो दूसरा वाला ऐसे जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ए वाला दूरी जो है ये पूरा R1 है और ये वाला दूरी R2 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो क्या तुम्हें C1 C2 R1 - R2 दिख रहा है क्या? अरे ये पूरी दूरी जो है वो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है बच्चे, R1 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और दूसरे वाले का कितना, R2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिख रहा है, R1 - R2। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है?
अच्छा, इसमें जो आपके पास एक इक्वेशन दिखा, इसमें आप ध्यान से देखो कि जो पॉइंट टी है, जो पॉइंट वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना? यानी पॉइंट टी जो है डिवाइड्स C1 एंड C2 एक्सटर्नली किस रेशियो में? इनटू R1 रेशियो R2, हाँ या ना? तो क्या P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। अगर इसको हमने x1 कॉमा क्या मान लिया बच्चे? y1, और इसको क्या मान लिया? x2 कॉमा y, तो हमारे पास R1 x2 आने वाला है माइनस का R2 x1 डिवाइड बाय R1 माइनस कितना? R2 R1 y2 माइनस R2 y1 डिवाइड बाय कितना? R1 माइनस R, बोला है? कोई दिक्कत है इसमें? डायरेक्ट लिख दिया तो हाँ। अब जैसे ये चीजें हुई हमारे पास, अब अगर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हमसे पूछ रहे, क्या पूछ रहे? इक्वेशन ऑफ, तो इसको तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। S1 माइनस S2 इक्वल टू कितना बच्चे? 0। S1 माइनस S2 इक्वल टू कितना? 0। खत्म हो गया। बाकी तो पॉइंट्स हम कैसे काम करेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अगला जो केस है आपके पास, केस 5 बेकार है लेकिन लिख देते हैं कि C1 C2 जो है वो बेसिकली छोटा हो जाए R1 माइनस R2 के। R1 माइनस R2 मॉड से क्या हो जाए बच्चे? छोटा। इससे भी क्या हो जाए? छोटा। यानी ये फिगर अगर हम आपको बताएं तो कुछ ऐसा है, एक सर्कल। अब ये सर्कल जो मान लीजिए आपका C1 है, ये C1 जो है यहां कहीं एक छोटा सा ऐसे सेंटर लेके यहां एक छोटा सा C2 है, दिख रहा है? अब ये C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से भी क्या है? छोटा, क्योंकि इधर गैप बच गया। समझ? ए वाला डिस्टेंस अगर तुम पूछोगे हमसे, तो ये डिस्टेंस यहां से कितनी दूरी पे है? यहां से कितनी दूरी पे है? R1 दूरी पे। और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक भी कितनी है? R2। समझ पा रहे हो क्या? तो जो गैप है C1 C2 तो पूरा भी नहीं हो रहा, उससे क्या हो जा रहा है? छोटा। तो इस केस में हमारे पास कोई भी all four common tangents are imaginary, common tangents are यहां कोई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है। अब एक चीज और, बेसिकली जेई में तो कम पूछा जाता है, लेकिन कभी-कभी किसी क्वेश्चन का सब पार्ट होता है, इसलिए उसको भी जानना जरूरी है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ एनडीए का बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर एनडीए आप दिए होते तो एनडीए का बहुत फेमस क्वेश्चन है सर्कल से लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, खास करके उस वाले सर्कल में जिसको वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्सटर्नली क्या कर रहा है? उसमें वो ज्यादा पूछता है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेंगे है क्या, जैसे हम लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं और वहां से समझा लेते हैं आपको। डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला कि एक बड़ा सा सर्कल बना लो फिर से, और एक छोटा सा सर्कल बना ले। तो यहां हमारा एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक टेंजेंट हमारा ऐसे जा रहा है। एक ऐसा टेंजेंट है, एक्सटर्नल टेंजेंट है, कोई दिक्कत है? ठीक है। इंटरनल टेंजेंट मान लें, एक्सटर्नल टेंजेंट हो गया, ठीक। इंटरनल टेंजेंट मान लें यहां से ऐसे है, ऐसे बच करते हैं, ठीक। हम इस वाले को बोल रहे हैं एल एक्सटर्नल, और इस वाले को हम बोल रहे हैं एल इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब समझ रहे हैं? एक डीसीटी और एक टीसीटी, समझ में आ रहा है? तो सीधे सीधे हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं कि जो एल एक्सटर्नल जो होता है वो बेसिकली हमारे पास आता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और एल इंटरनल जो आता है वो आता है बच्चे डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का कितना? होल स्क्वायर। हम इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे, ठीक है? हम इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे, प्रूफ जिस दिन बोलोगे हम आपको कर देंगे। याद रखें कि यहाँ D जो है वो बेसिकली C1 C2 क्या है, मतलब यहां से C1 और यहां से कितना? C2। ये जो C1 C2 है ये हमारा क्या है बच्चे? D क्या है? ये हमारा R1 रहा होगा, और ये हमारा क्या रहा होगा बच्चे? R2 रहा होगा, है ना? ये हमारा सिमेट्री से इसको कर सकता है वैसे, कि अगर ये हमारे पास R1 है तो यहाँ पे अगर एक फिगर बना ले, यहाँ से जो यहाँ से परपेंडिकुलर उठा के डाल ले यहाँ से, तो ये हमारे पास एक लेंथ आएगा जो पैरेलल जाएगा, जो आराम से प्रूफ हो सकता है, लेकिन हम उसमें जा नहीं गए कि डी स्क्वायर R1 माइनस R2 है, ठीक है? C1 C2 D है। अच्छा, ये उसी समय एप्लीकेबल है, ये भी याद रखिएगा, एप्लीकेबल ओनली व्हेन ये आपका D जो है वो ग्रेटर होना चाहिए R1 प्लस R2 से। किससे बड़ा होना चाहिए बच्चे? R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये जो गैप है ना,
एक किससे बड़ा होना चाहिए, R1 और R2 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में? उसी समय ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल है, d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बाहर वाले के लिए और अंदर वाले के लिए d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का? ये है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल के कांसेप्ट, जिसमें हमने पहले देखा कि ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, ठीक है। उसमें हमने देखा कि वो रेशियो निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन अभी बता रहे हैं हम आपको। दूसरा हमने क्या देखा कि वो टच कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरा हमने देखा कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, माइनस से बड़ा है और प्लस से छोटा है। तो सारे में कॉमन टेंजेंट, पहले में 4 था, 2 डीसीटी 2 डीसीटी, दूसरे वाले में कितना आ गया 2 डीसीटी 1 डीसीटी, तीसरे वाले में केवल 2 डीसीटी, चौथे वाले में एक डीसीटी और पांचवें वाले में नो कॉमन टेंजेंट्स। बात समझ में आ रहा है? इसको भी याद रखें कि पूछ सकता है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि कितने कॉमन टेंजेंट्स बन रहे हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, इसको नोट करेंगे फटाफट। चलिए अब इस पे थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रहेगी इसमें। अच्छा ये एक चीज और है तो बहुत, पहले इस पे क्वेश्चन कर देते हैं फिर उसको बता देंगे। एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स और रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर, बहुत छोटी छोटी चीजें, थ्योरेटिकल चीजें बस बता के निकल जाएंगे, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते उस पे, लेकिन हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कांसेप्ट क्लियर हो। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, टू दी सर्कल हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0 एंड दूसरा सर्कल हमारे पास दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का दिया है हमारे पास 4x माइनस 10y और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बता दीजिए। तो सबसे पहले हमें C1 C2 निकालना है और R1 प्लस R2 निकालना है, सिंपल सी बात है, वहां से अंदाजा लग जाएगा। थोड़ा हम C1 निकालें यहां से, क्या सभी लोगों को C1 जो है वो आपको -1 -4 दिख रहा है? हाँ बोलो भैया, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई, अच्छा C2 जो है वो सभी को 2,5 दिख रहा है, हाँ है ना? तो क्या सभी को C1 C2 जो है वो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और 5 + 4 9 का स्क्वायर 81 आया? यानी ये आपको C1 C2 जो है वो कितना दिख रहा है? 81 9 90 कितना? 3 रूट 30 कैसे किया? हाँ कितना? 3 रूट 10 पक्का, ठीक है। ये C1 C2 कितना आ गया? 3 रूट 10। अब हम R1 की तरफ चलते हैं, इसके तरफ उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। 16 और माइनस माइनस प्लस 23, सोच लिया? 16 1 17 3 20 20 40, 40 मतलब 2 रूट 10 कितना? कोई दिक्कत? उसी तरीके से हम R2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? R2 जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 4 + 25 - 9 दैट इज इक्वल टू 25 4 29 में से 9 20 आ गए, 4 × 5 = 2 रूट 5 आया ना? बोल, क्या तुम्हें यहाँ क्लियरली जो C1 C2 है वो R1 - R2 से बड़ा और R1 + R2 से छोटा दिख रहा है? सोच ले, थोड़ा सा पॉइंट में जाके देख सकता है ना। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग यानी ये 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग यानी 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है, और ये वैल्यू 3√2 नहीं यानी 3 पॉइंट समथिंग यानी 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है? R1 + R2 की भी देखना, यहां से 2 to 10 का मतलब क्या है? 6 पॉइंट समथिंग और यहां से 4 पॉइंट समथिंग यानी 10 पॉइंट समथिंग और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले जो भी है, और यहां से ये दिख रहा है कितना आ रहा है? 9 पॉइंट समथिंग, यानी R1 + R2 से छोटा है और C1 C2 जो है और R1 - R2 से क्या है? बड़ा है।
कितने होंगे भैया? एक कौन सा केस था? थर्ड केस, जिसमें वो इंटरसेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? तो इंटरसेक्ट में कितने कॉमन टेंजेंट थे? 2 कॉमन टेंजेंट। हाँ भैया, केवल 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिले थे। बोला यार, ये दोनों 2 डीसीटी होंगे। हाँ, अरे फिगर ऐसा बनेगा ना बच्चे, ऐसा बनेगा फिगर। तो कितने कॉमन टेंजेंट दिखेंगे? 2 ही दिखेंगे। नहीं दिखा गया? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट द सर्कल सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4y। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। एंड दूसरा सर्कल है हमारे पास बच्चे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है हमारे पास। कह रहा है कि शो करना है टच ईच अदर, टच ईच अदर। इसे आपको शो करना है कि दोनों किसको एक दूसरे को क्या कर रहा है? टच ईच अदर। फिर आगे कह रहा है फाइंड। ऑब्वियस सी बात है, टच कर रहा है तो क्या पूछेगा? वो कोऑर्डिनेट्स पूछेगा। फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या पूछेगा बच्चे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देख सीधा सीधा बात है, अब इसको सॉल्व करने का PAC। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले C1 कोई बताएगा? C1 5 -2। हाँ यार, C2 -7 3। बोल आया? C1 C2 निकाल ले। -7 -5 144 प्लस 3 + 2 5 25 रूट अंडर, यानी C1 C2 आ गया कितना बच्चे? 13। सोच ले। ओके, अब हम चलते हैं R1 पे। कितने पे? R1 हमारे पास आ रहा है 25 और प्लस का 4। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 20। तो 25 20 49, यानी R1 की वैल्यू आ गई 7। सोच ले। ठीक है, R2 हमारे पास आ गया कितना? 49 प्लस का 9 और माइनस का 22, यानी ये कितना आ गया बच्चे? 49 9 कितना हो गया? 58 कितना? 36 मतलब 6। ठीक है, तो ये R2 हमारे पास कितना आ गया? 6। तो R1 प्लस R2 जो है वो आपको C1 C2 के बराबर हो गया। मतलब ये टच कर क्या कर रहा है? यानी अगर आप फिगर बनाने जाएं तो थोड़ा सा समझना कि हमारे पास एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है, जहां पे ये हमने C1 मान लिया और ये हमारा क्या है बच्चे? C2। C1 का सेंटर हम कितना मान लिया बच्चे? क्या निकाला? 5 -2 और C2 हमने क्या मान लिया? 7 कितना है? -7 ठीक है। अच्छा, ये R1 हमारे पास कितना आया? 7 और R2 कितना आया हमारे पास? 6। कोई दिक्कत? तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, जो इसको क्या कर रहा है भैया? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, दिखता टफ है नहीं। T का अगर कोऑर्डिनेट निकाले 7 6 42 -42 6 5 30 प्लस का 30 डिवाइडेड बाई 7 6 13। सोच ले। अरे सेक्शन फॉर्मूला लगा है 7 × -7 अच्छा 49 होगा। सॉरी टेबल गलती कर दिया है। 6 25 ठीक है भैया। अब ये हो गया -7 का 21 सही है आप, और 6 गुना माइनस का 12 डिवाइड में अभी भी 13 है। सोच ले। T जो आया वो आ गया -19/30 12 10 22 9/13। सोच लिया क्या? ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा? दिख रहा है कितना आसान है? जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं, है बिल्कुल आसान। बस पता होना चाहिए वो सारे केसेस जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको दिमाग में लग रहा है ना पहला केस की बाहर है कैसे निकलेगा, वो भी बहुत आसान है, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। है नहीं डिफिकल्ट हो। ठीक है, नोट करेगा। आगे चलते हैं। ताकि चीजें आसान दिखने लगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड
ऑल दी कॉमन टेंजेंट्स टू दी सर्कल, टू दी सर्कल। पहला सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड दूसरा सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, ठीक, माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास दिया है कि इस पे आप इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालें। क्या करें इक्वेशन ऑफ, तो पहले तो पता करना पड़ेगा कितने, पहले पता करना पड़ेगा। चलिए तो सभी लोग को अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो मुझे बताएंगे कि C1 क्या है। C1 है 1,3 सोच ले, और C2 जो है वो हमारे पास है -3,1, सही है। तो हम सबसे पहले C1 C2 निकाल लेते हैं। -3 -1 कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर आया ना, 1 - 3 आ जाएगा 4 आया ना, यानी 20 को क्या लिख सकते हैं 2√5, कितना 2√5। कोई कंफ्यूजन? अब हम निकाल रहे हैं R1, क्या निकाल रहे हैं R1, सभी को पता है 1 + 9 -9, यानी सॉल्व होकर R1 की वैल्यू आ गई 1। कोई दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है। अरे ये समझ आया, 1 का 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 1 और यहाँ पे -1, यानी यहाँ से R2 जो आ गया वो सॉल्व होकर आ गया 3, कितना आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि C1 C2 जो है C1 वो ग्रेटर दिख रहा है किससे R1 + R2 से, हाँ या ना बोल, क्योंकि 2√5 का मतलब है 4 पॉइंट समथिंग और ये 3 + 1 कितना हो रहा है 4, यानी कितने कॉमन टेंजेंट 4, कितने, हाँ। तो एक छोटा सा फिगर बना ले, छोटा सा फिगर बना लेते हैं क्यूब सा ऐसा, और हमारे पास छोटा सा सर्कल ऐसा, यानी एक तो सर्कल है, एक तो टेंजेंट ऐसा जा रहा होगा इधर की तरफ और एक टेंजेंट कहां जा रहा होगा इधर की तरफ टच करते हुए ऐसा, यहां पर, और एक डायरेक्ट वाला इधर की तरफ जा रहा होगा ऐसा, थोड़ा ही बना, और एक ऐसे जा रहा होगा ऐसे। एक पॉइंट T दे देते हैं, इसका नाम D दे देते हैं, इसका नाम T दे देते हैं। क्या सभी को पता है कि C1 है, आया ना, C1 का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाल रखा है 1,3 निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, ओके। और ये हमारा R1 है, तो ये हमारा ऐसा कुछ जा रहा है। C2 की कोऑर्डिनेट क्या निकाल रखी है बच्चे -3,1, ठीक है। और ये हमारा R2 है, क्या है, क्लियर है। अच्छा इतनी बातें हमारे पास है। अच्छा एक बात बताओ, क्या D जो है कौन सा पॉइंट बच्चे, वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, C1 C2 को क्या कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये बात पहले भी चर्चा हो चुकी है। और T जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, T क्या कर रहा है, तो सीधा सीधा बात है, क्या हम यहां से D निकाल सकते हैं, क्या D निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल D निकाल सकते हैं। कैसे सर, यहां से याद कर ले R1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, R1 आपके पास कितना है 1 है, ठीक है, तो यहां लिख दे 1, और इस R2 कितना है 3, सीधा सीधा लिखने लगेगा, आया। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम -3 से, तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय कितना 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, 1 - 3 इंटरनली एक्सटर्नली 1 - 3 बोला यार। कोई दिक्कत, नेगेटिव पे नहीं बोला जाने का, नेगेटिव अपने आप हटेगा, ये बात आपको पता है कि अगर आप उल्टा मानते हो तो क्या होता है, उल्टा होता है, उसमें चिंता नहीं करने का। हाँ ये बच्चे दिमाग में आ जाता है बच्चों कि सर ये 3 रेडियस बड़ा है तो इसको बड़ा बनाओ इसको छोटा बनाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हाँ ना, और 3 को यहां से 3 से, 1 × 1 और 3 × 3 9, कितना बच्चे 9 डिवाइड बाय 1 - 3, सोच लिया। तो D की जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है वो देख रही है -3 - 6 डिवाइड बाय -2 मतलब कितना 3 आया ना, और ये दिख रही है तुम्हें 4, सोच ले D आ गया 3,4, जो हमने बोला था ना कि C1 जो भी वहां पॉइंट लिया था C1/P C2/P जो होगा वो आपका R1/, उससे क्या मिल जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमने बताया था कि यूजिंग दिस पॉइंट कैलकुलेट दिस पॉइंट, निकाल लिया। अब जैसे एक पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट से एक जो लाइन गुजर रहा है ये वाला चाहे ये वाला, क्या हम निकाल सकते हैं उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ या ना। अरे अभी स्लोप नहीं पता हमें, स्लोप ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम ये बात तो बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 जो होने वाला है वो y - 4 डिवाइड बाय x - 3 इक्वल टू सर्टेन m होने वाला है। अरे हाँ या m1, आप जो भी इच्छा चाहे आपकी मर्जी है, आप m ले लें या m1 ले लें, ये तो लिख सकते हो कि इस लाइन
ये पॉइंट कितना आ गया बच्चे 3,4 और इस लाइन का हम स्लोप कितना लेंगे थोड़ी देर के लिए m लेंगे क्या लेंगे अरे आया स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करें अगर और इसको सॉल्व करें तो ये आपको दिख रहा है y - 4 mx - 3m सोच लो सोच लिया अरे सोचा तो एक साइड लेके आ तो इसको नेगेटिव में लेके आए या पॉजिटिव में रखें चल पॉजिटिव में रखते हैं mx इस साइड जाके कितना आ गया -y और ये हो गया आपके पास -3m और प्लस का 4 = 0 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया हमारे पास आया ना लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया हम इनका करें क्या हम इनका करें अभी पता चलेगा क्या करना है क्या ये जो दूरी है और ये जो पॉइंट है जो भी पॉइंट आप मान लो क्या ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है हाँ या ना मतलब ये जो r1 है बेसिकली दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस नहीं आया समझ और लाइन क्या है हाँ इस लाइन पे इक्वेशन तुमने निकाला ना बच्चे इस लाइन पे इक्वेशन तुमने निकाला mx - y - का 3m + 4 = 0 हाँ या ना नहीं निकाल वो कोऑर्डिनेट हम अभी जानेंगे ये लाइन का इक्वेशन निकला और इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी कितनी है 1 है मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि r1 1 है तो इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी कितनी है 1 है ये बात सही है तो क्या इस पॉइंट को यहां पुट करना चाहिए मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि r1 जो है क्या बच्चे हम x के जगह क्या पुट करेंगे m 1 कितना पुट करेंगे सोचना माइनस y के जगह क्या पुट करेंगे 3 तो -3 है ना अरे c के वैल्यू तो वही है यानी -3m प्लस का 4 मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस m स्क्वायर सोच ले अरे कौन सा फॉर्मूला लगाए ये चिंतित मत हो ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस तो इस लाइन का जो आपके पास a है वो m है और b जो है वो -1 है तो हमने पॉइंट तो c को रखा ना हां तो एक अच्छा एक बात बता एक फिगर इधर बना एक लाइन है और यहां पे एक पॉइंट है 1,3 तो इससे इस दूरी को निकालने के लिए जब इस लाइन का ax by c = 0 रखते हैं तो क्या करते हैं नहीं आया वही चीज है तो ये कितने के बराबर बच्चे 1 के बराबर कितने के बराबर कोई दिक्कत तो यहां से जब इसको इस साइड लेके जाओगे तो तुम्हें मिलेगा m - 3m कितना बच्चे -2m हां है ना माइनस कितना आ गया +1 मॉड = 1 + m स्क्वायर रूट के अंदर सोच रहे क्या स्क्वायर कर देना चाहिए दोनों साइड हां दोनों साइड स्क्वायर कर देना चाहिए तो स्क्वायर करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 4m स्क्वायर है ना प्लस का 1 और माइनस का 4m = 1 + m स्क्वायर सोच लिया 4m स्क्वायर m स्क्वायर इधर आके कितना हो गया 3m स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 3m स्क्वायर इधर माइनस का 4m है माइनस का 4m रहने दे = 0 हो गया m कॉमन कर लेते ये 3m - 4 = 0 हो गया तो एक m की वैल्यू 0 आ गई एक m की वैल्यू 4/3 आ गई सोच ले 1 कट गया 1 कट गया बात समझ में आ रहा यानी एक m की वैल्यू 0 आ गई एक m की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई m की वैल्यू अब m की वैल्यू उठा के पुट कर दो उस इक्वेशन में मतलब यही था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m की वैल्यू आ गई अरे m की वैल्यू आ गई जब 0 पुट किया m की वैल्यू कितनी पुट की तो हमारे पास a वाला 0 हो गया a y हो गया a भी 0 हो गया +4 हो गया तो y = कितना दिखने लगा या y - 4 = 0 लिख दे तो कोई एतराज है क्या पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया दूसरा m की वैल्यू कितना पुट करेगा 4/3 तो जब 4/3 पुट करेगा तो 4x/3 हो गया आया ना बोल यहां से माइनस का कितना आ जाएगा y यहां से 4/3 पुट किया तो -4 और +4 = 0 तो यहां से ये कट गया तो तुम्हें क्या 4x - 3y = 0 दिख रहा है सोचो अरे सोचा निकल गया सेम उसी तरीके से किसको कैलकुलेट करेगा t को किसको इंटरनल में डिवाइड कर रहा है यानी t का जैसे कोऑर्डिनेट आएगा इस लाइन पे इक्वेशन निकाल के बैठ जाएगा हां या ना किसके पॉइंट किसके हेल्प से उस पॉइंट ई t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ये जो लाइन होगा वो इससे कितनी दूरी पे होगा 1 पे कितने पे फिर सारा यही कांसेप्ट लगाएगा वहां से दो इक्वेशन मिल जाएगा कितने
4 मिल गए। नहीं दिखा, ये अलग चीज है, ये मजेदार चीज है। इतनी आसानी से तपस्या है, हम बता रहे हैं, यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल्स में बच्चा उलझ जाता है, तो टीचर भी क्या करता है, स्किप कर देता है कि चलो इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल छोड़ देते हैं। छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा है, खास करके वो जो दूसरा वाला केस हमने बताया टच वाला, वो आप अभी पीवाईक्यू खोल के देखोगे ना तो हर जगह लिखेगा C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, सीधे कोऑर्डिनेट लिख रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, चलो खत्म करो। बात समझ में आ रहा? छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा उलझता नहीं है। तो सिमिलरली इसी तरीके से क्या कैलकुलेट करेगा, t कर करेगा। अगर मान ले यही t कैलकुलेट करना चाहता है, मान ले थोड़ी देर के लिए, तो t की कोऑर्डिनेट कोई बताएगा हमें? हाँ, यहां से 1 उठाएगा तो -3, ठीक है, और यहां से आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, यहां से 1 से उठाएगा 1 को तो हो जाएगा 1 प्लस 3 को उठाएगा 3 से यानी 9 डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा 4, यानी t की जो कोऑर्डिनेट आने वाली है वो 0,5/2 आने वाली है। यानी जो इक्वेशन आने वाला है वो y - 5/2 डिवाइड बाय x - 0 इक्वल टू सर्टेन m1 आने वाला है। बोला है, यानी यहां से इसको लिख सकता है y - 5/2 इक्वल टू कितना बचे m1x, कितना? बात समझ में आ रहा है? और इस चीज को फिर से क्या करेगा, इस 1 से इक्वेट करके m1 की वैल्यू निकालेगा और उस m1 को उठा के क्या कर देगा, इक्वेशन में पुट कर देगा, आ जाएगा। है बिल्कुल आसान। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ता है, उसके बाद तो झलकने लगता है कि ऐसा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का है, लाइन का इक्वेशन निकालने का है, किसी ऐसा नहीं है कि 1 से इक्वेट करना है। किससे? आप 3 से भी कर लो, कोई फर्क। हाँ, ये भी लाइक कर रहा है, हाँ भेदभाव की, इससे कर लो, आपको इक्वेशन सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए नोट करेगा। ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। लेकिन इसी में एक चीज है कि अगर सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, ठीक है? तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स हम लोग देखेंगे। फटाफट नोट करेगा, फिर आगे चलते हैं। तो अगली चीज है आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। कि दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा। तो एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा, कि मान लीजिए एक सर्कल ऐसा है और एक और बड़ा सा सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ए मान लीजिए आपके पास सेंटर C1 है, ए आपके पास सेंटर क्या है C2, ठीक। अब जहां पे इंटरसेक्ट करा, बेसिकली सर्कल के बीच का एंगल जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट डाल के निकाला जाता है। क्या डाल के निकाला जाता है? ऑब्वियस बात है, बात हम पहले से जानते हैं, ये तो हम टेंजेंट नॉर्मल में भी देखे थे कि दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल का क्या मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों कर्व के लिए टेंजेंट डाल दीजिए, उसके बीच जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, उस कर्व के बीच। सर्कल भी एक कर्व। बात समझ में? मान लीजिए C1 जो है हमारे पास -g1, -f1 है और C2 जो है -g2, -f2 है, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन उम्मीद करते हैं सभी लोग लिख लेंगे, x² + y² + 2g1x + 2f1 y + c1 = 0 और ये हो जाएगा x² + y² + 2g2x + 2f2 y और + c2 = कितना 0। तो जो भी आपका अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला मान लीजिए, तो इसके लिए एक टेंजेंट हम इधर की तरफ ड्रॉ कर ले रहे हैं ऐसे, है ना। और इस सर्कल के लिए जो टेंजेंट है वो हम इधर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात सभी को पता है कि अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ किए हैं ऊपर की तरफ ऐसे और इधर की तरफ, ये सभी को पता है कि a वाला जो डिस्टेंस है यहां से वो कितनी है बच्चे, r1, और a वाला जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r2, और ये जो डिस्टेंस हम C1 C2 लिख रहे हैं इसको d क्या लिख रहे हैं, यानी बेसिकली C1 C2 जो है वो d क्या है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है हम लिख देते हैं, थोड़ी सी चीज और इस एक्सप्लेनेशन कर लीजिए कि जो cos थीटा का जो फॉर्मूला यहां आता है
वो आता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस r1 r2। और थोड़ा ध्यान देगा तो ये और कुछ नहीं, कोसाइन रूल है। हाँ कोसाइन रूल है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, वही चीज है, ठीक। मॉड लगाए क्यों? अब थोड़ा समझिए यहाँ पे कुछ बातें और हम लेना चाह रहे हैं कि जैसे इस पॉइंट को p नाम दें, क्या नाम देते हैं? इस लाइन का हम कुछ नाम दे देते हैं a a' और इस लाइन का कुछ हम नाम दे देते हैं b b', ठीक है। a a' और b b'। अब एक बात मुझे बता, इसको b b' दे दे दूसरे वाले सर्कल पे और इसको हम दे देते हैं a और a'। अच्छा, a वाला एंगल हमारे पास मान लें थीटा है, क्या है बच्चे? तो हम जो पूछ रहे हैं वो हमें कोई बताएगा थोड़ा सा कि क्या जो C1P है वो परपेंडिकुलर है a a' से। सोच, C1P जो है वो परपेंडिकुलर है a a' से, हाँ या ना? अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप यहां से बोलोगे कि जो हमारा C1PB जो है, क्या बच्चे? C1PB वो π/2 माइनस थीटा है। समझ आएगा? ए वाला एंगल, ये पूरा अगर हमारा 90 है, थोड़ा देर पे ये पूरा हमारे पास क्या है 90 है, तो इधर वाला भी। अच्छा एक बात और बता मुझे कि C2P जो है वो परपेंडिकुलर है क्या BB' पे? सोच तो, C2 जो P है हमारा C2P ये वाला, क्या वो BB' पे परपेंडिकुलर है? तो यहां से तुम C2PB जब निकालोगे तो भी ये π/2 माइनस थीटा है। सोच, हाँ C2PB वो भी क्या आएगा आपके पास π/2 माइनस थीटा ही आया ना? अच्छा एक बात बता, ये पूरा अगर एंगल हम देखें तो इसका हम सम निकालना चाह रहे हैं, मतलब हम निकालना चाह रहे हैं C1P C2। C1P क्या बच्चे? C2, यानी C1P और यहां चले गए C2 पे, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस थीटा, एक थीटा और ये भी π/2 माइनस थीटा है ना? तो क्या हम सबको ऐड कर दें π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा और प्लस का थीटा, तो सॉल्व होकर पाई माइनस थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉडुलस का फंक्शन। एक अगर थीटा तो दूसरा क्या है पाई माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन हम इसे पूरे कहानी में से हमें कुछ नहीं, बस हमें इस फॉर्मूला को रट्टा मारना है कि अगर एंगल बिटवीन हमारे पास सर्कल्स पूछता है तो फॉर्मूला है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर डिवाइड बाय r1 प्लस ट्वाइस r1 है। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अब इससे क्वेश्चंस कितना आसान बन सकता है हम आपको बता रहे हैं। अच्छा इसमें और चीजें थोड़ा समझ लें। ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल। अच्छा ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब है कि जो थीटा है वो 90 हो जाए। क्या हो जाए? थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चे? cos थीटा क्या हो जाएगा? जब cos थीटा 0 हो गया मतलब ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई? कोई दिक्कत है? यानी ये वाली क्वांटिटी तो डिनोमिनेटर तो 0 होना है नहीं। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 प्लस c1 c2। हां या ना? अरे d स्क्वायर, अच्छा सर चल अभी d स्क्वायर लिख देते हैं। हां या ना? अच्छा r1 का फार्मूला हमारे पास है क्या? r1 का फार्मूला कितना? ठीक है, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस का c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस का f2 स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू d स्क्वायर। हां ना? दोनों का रूट गायब हो गया क्या? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहां से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, यहां से g स्क्वायर g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कुछ चीजें थोड़ा सा हमें पूरा लिखना पड़ेगा शायद। एक रिलेशन हम डेवलप करना चाह रहे हैं बेसिकली, और ट्वाइस g1 g2 होता है हमारे पास, कि हमारे पास d जो है वो इसी के बराबर है। d की वैल्यू हमारे पास निकाल सकते हैं क्या? d की वैल्यू हमें चाहिए ये 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला पाई। अच्छा इसको यही रहने दे, एक रिलेशन तो ये रहने दे, ठीक है, एक रिलेशन ये रहने दे। दूसरा रिलेशन हम यहां से लेके आने की कोशिश करते हैं कि क्या ये C1P स्क्वायर प्लस
C2P स्क्वायर जो है वो C1 C2 के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम यही चीज है जो इस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा C1P R1 क्या है और C2P भी क्या है R2 है। C1 C2 निकाल सकता है क्या? C1 C2 हाँ निकाल सकता है। एक को नेगेटिव रखेगा तो एक को क्या रखेगा पॉजिटिव रखेगा, अरे हाँ या ना। तो अगर C1 C2 निकालेगा यहां से तो कितना आ रहा है G1 प्लस का माइनस का G1 प्लस का कितना G2, ठीक है, माइनस का G1 प्लस का G2 प्लस ये जो C1P और C2P के बीच का एंगल 90 जरूरी है। हाँ तभी तो ये ऑर्थोगोनल का केस बना रहे हैं, ऑर्थोगोनल में ही तो 90 ले रहे हैं। ये 90 नहीं होगा तो ये ऑर्थोगोनल ही नहीं होगा, ये हम ऑर्थोगोनल का ही केस तो डिराइव कर रहे हैं। माइनस G1 प्लस कितना आ जाएगा बच्चे G2, अच्छा और उसके बाद कितना आ जाएगा माइनस का F1 और प्लस का F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा C1 C2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप इसको G2 माइनस G1 का G2 माइनस G1 और F1 माइनस F2 माइनस F1 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां से कुछ रिजल्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर ही तो होगा, नहीं आया ए स्क्वायर रूट के अंदर ही तो होगा, पूरी क्वांटिटी स्क्वायर रूट खाए हैं, ठीक है। एक रिलेशन यहां से G2 माइनस G1, क्या हम यहां से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? यहां से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर से? R1 स्क्वायर हमारे पास कितना आया था बच्चे G1 स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा हम इधर ही से निकालते हैं, इसको रहने दे, बार बार क्यों कंफ्यूज हो इधर। मुझे एक बात बता, d की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, किसकी d की हम प्रॉपर वैल्यू निकाल रहे हैं, सभी बताएंगे मुझे कि क्या माइनस G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर होने वाला है प्लस माइनस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर होने वाला है। गलती हमसे यही हो रही है, ठीक है। तो जब d की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है G1 स्क्वायर प्लस का G2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस G1 G2 प्लस का F1 स्क्वायर और प्लस का F2 स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस F1 F2। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी G1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू G1 स्क्वायर प्लस का F1 स्क्वायर माइनस का कितना C1, ये R1 का होल स्क्वायर तो हटा दिए स्क्वायर प्लस R2 हमारे पास कितना आ रहा है G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस का C4 इज इक्वल टू D स्क्वायर, यानी ये होता है स्क्वायर G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर प्लस का F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस G1 G2 और प्लस का ट्वाइस F1 F2 माइनस का, सॉरी है ना। अब यहां से A वाला A वाला A वाला A वाला A A और A गया, दोनों साइड से नेगेटिव गया, तो एक रिलेशन याद रखिएगा कि ट्वाइस G1 G2 प्लस का ट्वाइस F1 F2 जो है वो हमारे पास C1 प्लस कितने के बराबर आ रहा है C2। ये हमारा ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल। बात समझ में आ रहा है? ट्वाइस G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 F2, या आप इसको 2 कॉमन करके आप एक साथ भी लिख सकते हो ट्वाइस G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू कितना C1 प्लस C2। आप या तो ये कंडीशन याद रखो या वो जो बक्सा वाला कंडीशन है वो G1 G2 क्या है सेंटर्स ऑफ द सर्कल से G1 माइनस G1 माइनस G2, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे काफी आसान है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास से नोट कर फिर बाकी पीवाईक्यू में करेंगे फटाफट। हाँ इंटरसेक्शंस में एक फॉर्मूला है, हाँ अगर इंटरसेक्ट करता है तो केसेस कितने इंटरसेक्ट के, एक ही तो है जिसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, केस नंबर थर्ड सेकंड नहीं सेकंड तो टच कर रहा है, थर्ड जिसमें वो इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में तो अंदर टच कर रहा है, फोर्थ में अंदर टच कर रहा है तो उसका एंगल तो सेम ही है, जीरो ही है वो एंगल, और फिफ्थ में तो सवाल ही पैदा नहीं होता निकालने का, तो एक ही केस तो है जिसमें एंगल आप निकाल रहे हैं। कौन सा केस, थर्ड केस, बस बाकी सब में तो एंगल की चर्चा ही नहीं है, ठीक है नोट कर। ठीक है बस ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं आप ये लोग ट्राई कर लो फटाफट, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स, फाइंड एंगल बिटवीन
सर्कल। आपके पास पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y और कांस्टेंट दिया माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0 प्लस 13 इक्वल टू 0। इसके बीच का एंगल निकालना, ठीक है, फटाफट निकाल। सोचना क्या है इसमें, R1 निकाल, R2 निकाल, D1 निकाल, D2 निकाल, खत्म कर फॉर्मूला पुट करके, कुछ नहीं है। दिखता डिफिकल्ट है, होता नहीं। C1 है आपके पास कितना बच्चे 2 -3, C2 है आपके पास कितना 1 -4, तो C1 C2 निकाल ले, यानी C1 C2 का मतलब है D कितना आ जाएगा 1 - 2, 1 - 2 कितना बच्चे 1 का स्क्वायर 1 -4 + 3, -4 + 3 कितना आया, D की वैल्यू 2 आ गया क्या, तो D की वैल्यू √2 आ रही है, D √2 आ गया, ठीक है। अब R1 निकाल, R1 बता, R1 फटाफट यहां से R1 निकाल लेना, क्या आ जाएगा 4 + 9 माइनस कितना बच्चे 11, 9 4 13, ये भी आ गया R1 √2 आ गया √2। R2 बता भैया, R2 आ गया 1 + 16, 1 प्लस और माइनस का 13, 16 1 17, यानी R2 आ गया 4 यानी 2 आया ना, 2 R2 2 आया क्या, आ गया। तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा कितना R2 स्क्वायर या R1 स्क्वायर जो भी है, ये हो जाएगा 2 + 4 माइनस कितना आ जाएगा 2 आया ना, डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 2 × R1 √2 और R2 कितना है हमारे पास 2 आया क्या, ये 2 कट गया, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, थोड़ा देख 4 और यहां से ये 4 कट गया 1/√2 कितना आ गया, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। देख कितना आसान है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, खत्म कहानी, कुछ नहीं है, सब मुंह में आया है, पढ़ के जाओ तो सब आसान है। हाँ अभी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ये किसी क्वेश्चन का सब पार्ट होगा, ये किसी क्वेश्चन का सब पार्ट होगा, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा टफ है नहीं, ये सारे स्ट्रेट लाइन से ही कंक्लूड होता है, बेसिकली बात तो वही है और क्या है इसमें। चलिए दो चीजें और छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी है, बस दो चीजें बस उसको बताते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं, खत्म करते हैं। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करा देंगे, मिटा दें पूरी मिटा दें। ये जो ऑर्थोगोनल वाला केस हमने पढ़ा ना, पहले जब आईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे ना, तो इससे भरपूर क्वेश्चन होता था प्रूफ करने के लिए। प्रूफ कीजिए कि इसका ये सॉल्व होकर इसके इक्वेशंस ऐसे लिखेंगे, प्रूफ कीजिए कि सॉल्व होकर इसके इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, बहुत सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते थे। लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ ना, इसके चांसेस जो है थोड़े कम होने लगे, अभी क्वेश्चन का सब पार्ट होने लगा, ठीक है, किसी क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा हो सकता है। चलिए बता दें, ओके। अब दो चीजें इसमें और हमें पढ़नी है, बस बुक्स में है इसीलिए हम बता रहे हैं, उसका बस कभी कभी प्रॉपर्टीज जो है ना उसकी इस्तेमाल में आ जाती है, तो उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। वो है रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर। पहली बार सुना होगा, उम्मीद करते हैं, क्या सुना हुआ रेडिकल एक्सिस क्या होता है, सीधा सीधा बता देते हैं कि ये बेसिकली लोकस ऑफ ए पॉइंट है, लोकस ऑफ ए, जो इस कंडीशन के साथ है कि किसी उस पॉइंट से किसी सर्कल पे जब हम टेंजेंट डालें तो वो दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक सर्कल यहां है और एक सर्कल हमारे पास यहां, ठीक है, तो हमारा एक लाइन ऐसा है कि यहां कोई P पॉइंट अगर हम डालते हैं x1, y, क्या डालते हैं, तो यहां से जब हम टेंजेंट डालें इस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए ऐसे, मान लीजिए टेंजेंट यहां आ जाएगा P, और यहां से भी जब हम टेंजेंट डालें ऐसा, तो ये जो आपका जो भी पॉइंट आप इसका नाम देना चाहते हैं, ये मान लीजिए ये है, ये नाम दे दिया P, तो ये PA और PB क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे कहीं भी चला जाए, समझ रहा है। ये पॉइंट यहां भी चला जाए, जैसे मान लीजिए यहां एक लाइन अगर आपने ड्रॉ किया ऐसे फिगर के तौर पे, तब भी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, बराबर, क्योंकि ये पॉइंट सीधे यहां आ गया, समझ रहे हो।
तब भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। कुछ भी नाम दे दे, क्यू नाम दे दे, आर नाम दे दे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेगा, इट इज, लिखेगा इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, it is locus of a point which moves such that the length of the tangent drawn from it to the circle are equals, क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए। उससे हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ये कहीं भी पॉइंट रहे, यहां भी रहे, तो यहां से जब हमें टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जस्ट लाइक पैराबोला का वो डायरेक्ट्रिक्स वाला फील आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो इसके साथ खास बात है वो, ये रेडियल ये जो आपका दिखा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, रेडिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे, रेडिकल। क्लियर है? अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें ध्यान रखना है, बाकी ये कंडीशन तो हमने लिख दिया कि ये अपॉन क्या हो गया। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो होता है पहला, इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्कल। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब अगर ये सेंटर C1 है और ये सेंटर आपका C2 है, तो ये जब लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम कि द रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट, क्या लिख रहे हैं बच्चे, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट्स। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे यहां हमने ड्रॉ किया है, तो PQ और PR आपस में क्या होगा, बराबर। PQ और PR क्या होगा आपस में? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो नोट करके यहां एक चीज और लिख लेंगे कि ये जो सेंटर वाली बात है ना, ये जो सेंटर वाली बात है, ये इसको बाइसेक्ट नहीं करेगा जरूरी। किसको बाइसेक्ट करेगा हमेशा? कॉमन टेंजेंट। किसको? बच्चे समझते हैं अच्छा इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी करना होगा, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इधर भी अगर एक हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहां पे ऐसे मान ले, यहां पे ऐसे हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तब भी ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चे कंक्लूड क्या करते हैं कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो C1 C2 है, नहीं इसको बाइसेक्ट। तो यहां नोट करके लिख लेगा, यहां लिख देगा कि रेडिकल एक्सिस नीड नॉट ऑलवेज पास या पासेस जो भी है, पास थ्रू the midpoint of the line joining centers of circle। जो सर्कल को ज्वाइन किया जा रहा है उसके मिड पॉइंट से पास हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ये हो सकता है कि उसका मिड पॉइंट हो यानी बाइसेक्ट करो, लेकिन जनरली इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही? अच्छा, चौथी बात कि अगर कोई दो सर्कल है, ठीक है, अगर कोई दो सर्कल है, लिखना ही पड़ेगा हमें, if two circles intersect orthogonally, मतलब दो सर्कल जो है कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then the radical axis जो उसकी रेडिकल एक्सिस होगी वो किसी और सर्कल के सेंटर से पास हो गई। द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल, पास थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल। मतलब यहां तीन सर्कल हमने इन्वॉल्व किया। कितने सर्कल? तीन, जिसमें दो जो है, थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, दो सर्कल है जो किसी तीसरे सर्कल को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तब जो उस दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस होगा वो किससे पास हो रहा होगा, थर्ड सर्कल के सेंटर से। फिगर से बता, एक सर्कल है, ठीक है, इसको कोई सर्कल यहां इंटरसेक्ट किया और यहां पे कोई सर्कल इसको इंटरसेक्ट किया, कैसे, ऑर्थोगोनली। कैसे?
तो जैसे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट किया, यहां एक टेंजेंट बना होगा, हाँ या ना बोल, और यहां एक टेंजेंट बना होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली इसकी जो रेडिकल एक्सिस है वो किससे पास हो रही है? सेंटर से। फिगर क्लियर हुआ कि ये हमारा क्या है? टेंजेंट बना होगा। तो ये एंगल कितना रहा होगा? 90 डिग्री। कितना रहा होगा? ये भी एंगल कितना? ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं। समझ रहा है क्या? ये ऑर्थोगोनली मतलब ऑर्थोगोनली का मतलब समझ में आ रहा है कि ये एंगल कितना रहा होगा? 90 रहा होगा, हाँ या ना? तो ये जो लाइन ऐसे गया, ये जो लाइन ऐसे गया, तो यहां से ये अभी भी बराबर दूरी पे है। कितने पे है? यहां से जो पी पॉइंट है, इससे ए वाली दूरी और इससे ए वाली दूरी क्या है? बराबर है। ये पॉइंट अगर नीचे आ जाए तब भी ए वाली दूरी और ए वाली दूरी क्या होगी? बराबर। लेकिन एक ऑर्थोगोनल है तो किससे पास होगी? सेंटर से पास। किससे पास होगी? किसके? थर्ड सर्कल के। थर्ड सर्कल कौन है? जिसको दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली। बात समझ में आ रहा है? ये है आपका रेडिकल एक्सिस। क्या है? अब है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर छोटी सी बात को भी बता देते, इसको नोट कर फटाफट। चलिए लास्ट चीज है, उसके बाद इस अगली क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे भाई के, कुछ स्ट्रेट लाइन भी कर लेंगे थोड़े थोड़े, और फिर इसके और उसके बाद आपका पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला भी हम खत्म कर देंगे लगे हाथ। चलिए अगली जो चीज अपने पास वो है रेडिकल सेंटर। अब ये है क्या? आपको बता दें सीधा सीधा बात है कि मान लीजिए आपके पास तीन सर्कल। कितने सर्कल? एक छोटा सा यहाँ है, एक थोड़ा सा बड़ा यहाँ ले लिया हमने, ठीक, और एक सर्कल हमने यहाँ। एक पॉइंट हम यहाँ दूर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ हम लेके आए यहाँ और इसको इस तरीके से। ये पॉइंट O जो है वो रेडिकल सेंटर का है। क्या करेगा? जैसे इस पॉइंट का नाम अगर O देना, हम L नाम दे दिए, इसका नाम M दे दिया और इसका नाम N दे दिया। बेसिकली है क्या? तो रेडिकल सेंटर में लिखेगा द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल। थ्री सर्कल जब हमने यहां लिया है, इसका मतलब है ये सारे पेयर में होना चाहिए, टेकन इन पेयर। टेकन इन पेयर। पेयर कहने का मतलब है कि S1 S2 हम पहले ले लेंगे, फिर S1 S3 फिर S2 S3। टेकन इन पेयर, ठीक, टेकन इन पेयर इज मीट इन अ पॉइंट। मीट यहां सेंटर रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस। The radical axis of three circles taken in pair meet in a point, और उस पॉइंट को which is called radical center। तब उसको उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल सेंटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे मान ले S1 0 है, S2 0 है और S3 0। तो पहले हम S1 S2 को लिए तो ON उसका रेडिकल एक्सिस, S1 S3 को लिए तो OM उसका रेडिकल एक्सिस, और S2 S3 को लिए तो ON उसका रेडिकल एक्सिस, और तीनों ये रेडिकल एक्सिस जहां मीट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? रेडिकल सेंटर। समझ में आ रहा है? यानी जब हम दो को कंडीशन में ले रहे हैं, जैसे OL हमने मान ले S1 0 एंड S2 0, इसको हम जब कंडीशन में लिए तब हमें दिया OL। क्या दिया? उसी तरीके से S1 0 और S3 0 अगर हमने लिए S1 और S3, तब हमें क्या दिया? S1 और S3, ये हमें दे दिया OL। हाँ या ना? और S2 0 ले लिया और S3 0 ले लिया, तो ये हमें क्या देंगे बच्चे? ON। क्या देंगे? ON। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, यही पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ हमसे ON पूछता है, क्या पूछता है? तो हम सीधे सीधे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ON जो होगा S1 S2 0। हाँ या ना? पढ़ते हैं? इक्वेशन ऑफ OM पूछे, क्या पूछे? तो आप लिखेंगे S3 S1 या S1 S3 0। हाँ या ना? और इक्वेशन ऑफ अगर ON पूछे तो हम ON में क्या लिखेंगे? S2 S3 0। हाँ या ना? बोलो S2 S3 0। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा एक बात बता कि दो पॉइंट अगर OL ले ले और OM ले ले, क्या ले ले? OL और वो किसी एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ या ना? तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक फैमिली ऑफ लाइंस का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा। अरे इससे गुजरने वाला कोई भी लाइन, एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये वाला, ठीक है, ये दोनों मीट किया किसी पॉइंट O पे, तो इस लाइन से गुजरने वाला कोई भी लाइन फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगा, जिसमें से एक लाइन कौन सा होगा? ON। अरे आया नहीं आया? मुंडी ला आया नहीं आया? आ गया। तो समझ लगा कि मान ले अगर आपके पास OL ले लिया हमने, क्या ले लिया? OL एंड OM,
meets at A, meets at O, then हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ, हमारे पास जो भी लाइन किसका ले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ले लेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू O इज, OL का इक्वेशन क्या लिखा बच्चे हमने, S1 माइनस S2 प्लस लैम्डा S3 माइनस S1 इक्वल टू कितना 0। हाँ है ना, फैमिली ऑफ लाइंस S1 माइनस S2 और S3 माइनस S1 इक्वल टू क्या लिख दिया 0। अब अलग अलग कंडीशन के लिए लैम्डा की अलग अलग वैल्यू मिलेगी और उससे हम वो सारे लाइंस निकाल लेंगे जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा होगा, जिसमें एक जो होगा वो कौन सा होगा, ON होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब इसकी बात आई प्रॉपर्टीज की, बस 2-3 प्रॉपर्टी था वही है ऑलमोस्ट। ये बात आसानी से समझ ले कि रेडिकल सेंटर का मतलब है कि 3 सर्कल है, तीनों का रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है, रेडिकल सेंटर। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन इसमें? उसका निकालने का तरीका 2 सर्कल S1 S2 ले लिया, S2 S3 ले लिया, S1 S3 ले लिया, कॉमन टेंजेंट वाला फॉर्मूला ही करना, ठीक है ओके। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात हो, इसकी अच्छा, अगर हमें प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी की अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो रेडिकल सेंटर का, किसका, coordinates of radical center can be ठीक है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, कैन बी फाउंड यूजिंग इस कंसेप्ट को S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी हम रेडिकल सेंटर निकाल सकते हैं, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0। अब समझना थोड़ा सा, जो अगली चीज ले रहे हैं फाइनली समझा रहे हैं कि मान ले कोई ट्रायंगल है, क्या है, उस ट्रायंगल के साइड को एज ए डायमीटर, क्या एज ए डायमीटर लेके जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, तब उसका जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो बेसिकली ऑर्थो सेंटर होगा उस ट्रायंगल का। नहीं समझ आया? ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमने एक ट्रायंगल लिया, बनाना संभव नहीं इसीलिए हम बता रहे हैं, एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का जो साइड है ना, तीनों साइड वो किसी सर्कल का डायमीटर है, किसी सर्कल का, तो 3 सर्कल बने, तो उसका जो रेडिकल सेंटर है वो और कोई नहीं, उस जो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वही उसका रेडिकल सेंटर। समझ में आया? कहने की बात है बस, ठीक है, सीधा सीधा लिखेगा द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 circles described on sides of triangle as a diameter is ortho center of the triangle। उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ही क्या होगा, हमारा रेडिकल सेंटर। बात समझ में आ रहा? अगर हम छोटा सा फिगर बना के दिखाना चाहें तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक ट्रायंगल है मान ले, तो पहला जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, समझ रहा है? दूसरा जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, एक थोड़ा सा हम गलत बना गए, वैसे डायमीटर पे लेके जाना है तो डायमीटर का मतलब है कि ऐसा टच करके गया, समझ में आ रहा है? ये इधर भी इसको क्या कहते हैं, बनाना संभव नहीं इसीलिए हम लिखवा रहे हैं ऐसा कुछ। तीसरा भी रहा होगा, समझ रहे हैं? तीसरा ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा। तो इसका जो सेंटर, इसका जो रेडिकल सेंटर जो आने वाला वो बेसिकली इस ट्रायंगल का क्या आने वाला, ऑर्थो सेंटर आने वाला। बस ये कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान ले आपके पास 4 सर्कल, कितने, जिसमें चौथा सर्कल जो है वो तीनों सर्कल जिससे रेडिकल सेंटर की बात हो रही है, तीनों सेंटर को ऑर्थोगोनली क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो चौथे सर्कल का सेंटर होगा वही रेडिकल सेंटर होगा, और जो रेडियस होगा वो बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। हम लिख रहे हैं, हाँ समझ ज्यादा बोलते हैं, लिख रहे हैं, लिखेगा क्या बोल रहा है द रेडिकल, हाँ क्या बोल रहा है वो, बहुत बढ़िया, सही बात है। द रेडिकल सेंटर, ठीक है, ऑफ the radical center of 3 given circle will be the center of 4th circle, जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है, center of 4th circle
which fourth circle which cuts all three circles orthogonally, all three circles orthogonally, ठीक। तो ऑर्थोगोनली जो तीन सर्कल को कट कर रहा होगा उसकी जो रेडिकल एक्सिस होगी बेसिकली चौथे सर्कल में क्या होगी, सेंटर होगी। थोड़ी सी बात इसमें और में, ठीक है। फोर्थ सर्कल एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल, जो फोर्थ सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, radius of the fourth circle is the length of tangent drawn from the radical center to three given circle to any of these circle, any of tangent drawn from radical center of three given, ठीक है। एक बार पढ़ लेने हमने क्या लिखा, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख रहे हैं। The radical center of three given circles will be the center of the fourth circle which cuts the three circle orthogonally, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है and the radius of the fourth circle is the length of tangent drawn from the radical center to the three given circles to any of these circle, कोई एक पे, मतलब वो जो आपका रेडिकल सेंटर से हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या कर दें, किस पे, किसी भी सर्कल पे। जैसे तूने बोला कि सर ये रेडिकल सेंटर हो गया, तो ये चौथे सर्कल का क्या होगा, सेंटर। अब यहां से कोई भी अगर हम इस पे चाहे इस पे किसी पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्योंकि ऑर्थोगोनली हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी वो सारे रेडियस ही होंगे, सारे क्या होंगे, चाहे इधर चला जा, चाहे इधर चला जा और चाहे इधर आ जा। जो तुम इमेजिन कर रहे हो बिल्कुल वही है कि एक सर्कल है बड़ा सा, जो इसको कैसे थोड़ा अगर इमेजिन कराया जाए तो कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। अब जैसे यहां से ये ऑर्थोगोनली है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो भी ये रेडियस होगा, यहां से भी ड्रॉ करें तो भी ये क्या होगा, रेडियस होगा, और यहां से ड्रॉ करें तो भी ये क्या होगा, रेडियस होगा। जो तुम इमेजिन कर रहे हो तो बिल्कुल वही है। जब पूरी चीजें पढ़ते हो तो खुद ही इमेजिनेशन होने लगता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो रेडियस क्या होगा कि इस रेडिकल सेंटर से आप किसी भी एक सर्कल पे क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ द फोर्थ सर्कल। क्लियर है? इतनी चीजें हमें सर्कल में पढ़नी है। सर्कल ही मेन होता है, उसके बाद तो सारे चैप्टर्स आसान हो जाते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट अगर आपको याद है तो पैराबोला, इलिप्स में कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भागते चले जाना है, बिल्कुल भागते। एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो जो वहां थोड़ा अलग है, थोड़ा पैराबोला में, इलिप्स में, बाकी सारी चीजें सेम है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वही फॉर्मूला है, t = 0 वाला x² को x डॉट x1 लिखना y², फिर वही कॉमन टेंजेंट का s1 - s2 = 0 है, पेयर ऑफ टेंजेंट का अभी भी s1 = t² है, कुछ नहीं बदल रहा है, सब चीज वैसे ही चलने वाला। क्लियर है? चलिए, ये हुआ सर्कल का अध्याय। इस पे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।